Hello everyone, welcome to Balkrish Academy. In this video, we will discuss CSIR Net Life Science questions of December 2016 of both Part B and Part C. So let's start with the first question, that is, choose the most appropriate pH at which net charge is 0 for the molecule from the data shown below. Okay, से ये कुछ डेटा गिवन है जिसमें pKa1, pKa2 और pKa3, ठीक है, ये 3 वैल्यूज गिवन है. अब हमें वो वाली pH सिलेक्ट करनी है जहाँ पे नेट चार्ज 0 हो. ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए एक इजी सी ट्रिक होती है. अगर वो ट्रिक पता हो तो हम 1 मिनट से पहले ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है, सो वो इजी ट्रिक क्या है, देखो क्या करना होता है कि हमें या तो 2 pKa वैल्यूज हमें सिलेक्ट करनी है जो कि 7 से कम हो. ठीक है, या फिर 2 pK वैल्यूज देखनी है जो कि 7 से ज़्यादा हो. ठीक है, अब 3 है, इसमें से 2 वैल्यूज या तो 7 से कम होगी या तो 7 से ज़्यादा होगी. तो इसमें देखो 2 वैल्यूज हमें मिल रही हैं, यहाँ पे 2 जो कि 7 से कम है. ठीक है, तो इन 2 वैल्यूज को सिलेक्ट करना है और इनका मीन निकाल लेना है. ठीक है, कैसे? 2.02 प्लस ये क्या है 3.80 इनका मीन निकालेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 2.91. So its correct answer will be 2.91 at which the net charge is 0. So let's move to next question, that is choose the correct statement about peptides in the Ramachandran plot. Okay, so इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है, रामाचंद्रन प्लॉट की सिग्निफिकेंस क्या है. रामाचंद्रन प्लॉट किस लिए होता है? इसमें हम प्रोटीन्स की सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन की कॉन्फर्मेशंस होती हैं, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है डायहेड्रल एंगल्स के थ्रू. ठीक है, सो इसके डायहेड्रल एंगल्स होते हैं, एक होता है फाई, एक होता है फाई एंगल, एक होता है साई एंगल. ठीक है, ये होता है फाई एंगल, यहाँ पे होता है साई एंगल. तो इसमें क्या होता है, कुछ जैसे अल्फा हेलिकल बीटा शीट स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन्स पे आते हैं. ठीक है, सो अब इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं. द प्रोटीन्स पेप्टाइड्स दैट आर अनस्ट्रक्चर्ड विल हैव ऑल द बैकबोन डायहेड्रल एंगल्स इन द डिसअलाउड रीजन्स. तो इसमें फाई और साई क्या है, जो पेप्टाइड की बैकबोन होती है उसमें रोटेशंस होती हैं एंगल्स के बीच में, तो वहीं पे फाई और साई एंगल्स बनते हैं. तो क्या होता है कि डिसअलाउड रीजन्स, अब इस प्लॉट में कुछ अलाउड रीजन्स होते हैं, कुछ डिसअलाउड रीजन्स होते हैं. अलाउड रीजन्स में क्या होते हैं, जिसमें कि रोटेशंस पॉसिबल होती हैं. ठीक है, और डिसअलाउड रीजन्स में कौन से वाले जाते हैं, जहाँ पे रोटेशंस जो है वो पॉसिबल नहीं होती. किस लिए पॉसिबल नहीं होती? इसका रीज़न होता है कि स्टीरिक हिंड्रेंस होती है. ठीक है, डिसअलाउड रीजन्स में कौन से वाले मॉलिक्यूल्स जाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम स्टीरिक हिंड्रेंस होती है और रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, जैसे कि प्रोलिन. ठीक है, प्रोलिन के केस में मैक्सिमम डिसअलाउड रीजन्स में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोलिन. जिसमें प्रोलिन ज़्यादा होता है वो डिसअलाउड रीजन्स में जाते हैं. ठीक है, so peptides that are unstructured will have all the backbone dihedral angles in the disallowed regions. अब अनस्ट्रक्चर्ड प्रोटीन्स मतलब इम्प्रॉपर फोल्डिंग हो उसकी. ठीक है, इम्प्रॉपर फोल्डिंग हो, प्रॉपर फोल्डिंग ना हो, तो उनमें सारे के सारे आपके डायहेड्रल एंगल्स डिसअलाउड रीजन्स में जाएं. ये तो मतलब इट्स नॉट अ कंपल्सरी कि कोई पेप्टाइड जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है उसमें सारे के सारे आपके डिसअलाउड रीजन्स ही हों, कि उसमें रोटेशन पॉसिबल ही ना हो. ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब वो प्रॉपर फोल्डिंग में नहीं है, बट इट डजेंट मीन कि उसमें वो सारे के सारे डिसअलाउड, उसमें रोटेशन ही पॉसिबल नहीं है, वो सारे के सारे डिसअलाउड में जाएंगी. सो दिस इज वी कांट कंक्लूड फ्रॉम दिस, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. So next is, it's not possible to conclude whether a peptide adopts entirely helix और entirely beta sheet conformation. No, it is possible. ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट से ये हमें यही स्पेसिफिकली इससे पता चलता है रामाचंद्रन प्लॉट से कि कौन सा वाला पेप्टाइड जो है वो हेलिक्स में है या उसकी कॉन्फर्मेशन क्या है, अल्फा हेलिकल है, ठीक है, बीटा शीट है, ठीक है, राइट हैंडेड हेलिक्स है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें रामाचंद्रन प्लॉट में मिलती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज द अकरेंस ऑफ बीटा टर्न कॉन्फर्मेशन इन अ पेप्टाइड कैन बी डिड्यूस्ड. यस, टर्न्स जो होते हैं इसकी कॉन्फर्मेशन हमें पता चलती है. यस, रामाचंद्रन प्लॉट से हमें पता चलती है. दिस इज द राइट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज एक नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी हम पढ़ लेते हैं. द सीक्वेंस ऑफ द पेप्टाइड कैन बी डिड्यूस्ड. नो, रामाचंद्रन प्लॉट से हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्फर्मेशन पता चलेगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पता चलेगा, बट
हमें सीक्वेंस का पता नहीं चलता कि पेप्टाइड की सीक्वेंस क्या है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, so its correct statement will be statement number 3. So next is equilibrium constant of a reaction is a ratio of product to substrate concentration. Yes, K equilibrium क्या होता है? K equilibrium क्या होता है? Product to substrate concentration. Now the relation between K equilibrium and delta G is as follows. So this is the relation between delta G and K equilibrium. So next क्या लिखा है? देखो, reaction A and reaction B. Reaction A and reaction B have K equilibrium values. Reaction A के लिए K equilibrium कितनी है? 10. और reaction B के लिए कितनी है? Reaction B के लिए है it's 100. So which of the following statement is correct with respect to delta G? Okay, so देखो, K equilibrium की वैल्यूज गिवन है रिएक्शन A और रिएक्शन B के लिए। अब इसमें क्या है, डेल्टा G A का इक्वल है B के या A का ज़्यादा है B के। अब हमें क्या पता करना है कि A और B दो रिएक्शंस हैं, उसके K इक्विलिब्रियम वैल्यूज गिवन है। अब उसके लिए डेल्टा G वैल्यूज जो होंगी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी? इक्वल तो नहीं होगी, क्योंकि इससे हमें डायरेक्ट रिलेशन पता चल रहा है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। जिसकी K इक्विलिब्रियम वैल्यू देखो नेगेटिव में है, डेल्टा G इक्वल नेगेटिव में ये वाली वैल्यू K इक्विलिब्रियम, तो दैट मीन्स K इक्विलिब्रियम जिसका ज़्यादा होगा उसकी डेल्टा G की वैल्यू कम होगी, जिसका कम होगा उसकी ज़्यादा होगी, राइट, बिकॉज इट इज़ इन नेगेटिव। सो अब देखते हैं A रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम क्या है 10, तो इसका मतलब इसका कम है K इक्विलिब्रियम, तो इसका डेल्टा G क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका डेल्टा G ज़्यादा होगा। B रिएक्शन के लिए 100 है, तो इसका डेल्टा G क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A के लिए A रिएक्शन के लिए डेल्टा G जो होगा वो ज़्यादा होगा। दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट सेकेंड। अब अगर आप इसमें पुट करके भी देखोगे, डेल्टा G इक्वल माइनस RT, ठीक है, ln K इक्विलिब्रियम इसके लिए है, एक के लिए है 10, एक के लिए है 100, ठीक है। तो ये वाला जो 100 वाला होगा ये उससे डबल होगा, फर्स्ट वाले से डबल वैल्यू आएगी, तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव में है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव मतलब उतना ही ज़्यादा कम। सो दैट मीन्स बी का जो होगा वो कम होगा ए के कंपैरेटिवली। सो इट्स राइट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट इज एक्सेस ऑक्सीजन कंज्यूम्ड आफ्टर अ विगरस एक्सरसाइजेज। तो एक्सेस ऑक्सीजन जो कंज्यूम होती है आफ्टर अ विगरस एक्सरसाइज वो किसके लिए होती है, किस पर्पस के लिए होती है? टू पंप आउट लैक्टिक एसिड फ्रॉम मसल्स, लैक्टिक एसिड को मसल से पंप करने के लिए? नो, it's not the purpose of excess oxygen consumption. To increase the concentration of lactic acid in muscles, ये तो बिल्कुल भी नहीं। To reduce dissolved carbon dioxide in blood, no. To make ATP for gluconeogenesis, yes. क्यों? क्योंकि जो जब विगरस एक्सरसाइज करते हैं हम, ठीक है, विगरस एक्सरसाइज में क्या होना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए होती है, तो ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स बनने के लिए एक्सेस ऑक्सीजन जो होती है वो कंज्यूम होती है। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट इज द जेल टू लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर इन phosphatidyl choline lipids composed of diolioil and dipalmitoyl, diasteroyl and palmitoyl oleoyl fatty acids in increasing order will be. So ये सारे fatty acids given है, ठीक है, ये सारे fatty acids given है। अब इनका जेल टू लिक्विड फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है किसका फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको ये चार फॉस्फोडिडाइल कॉलिन लिपिड्स हैं, ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन दी हुई है, उसमें ये वाले फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं। सो लिक्विड जेल टू लिक्विड फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर का ऑर्डर हमें पता करना है कि क्या होता है, ठीक है। अब देखो जिसकी फ्लूडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी फ्लूडिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा फ्लूइड है, तो उसको जेल से लिक्विड ट्रांजिशन में ज़्यादा टेम्परेचर हमें नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो जिसकी फ्लूडिटी ज़्यादा है उसको हमें ट्रांजिशन के लिए टेम्परेचर ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। दैट मीन्स जिसकी फ्लूडिटी ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम, ठीक है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसकी फ्लूडिटी कम। तो दैट मीन्स अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें इसकी टेम्परेचर, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें कि इसका टेम्परेचर मान लो ज़्यादा, अगर हमें इस ऑर्डर में देखना है कि टेम्परेचर ज़्यादा, ठीक है, जेल टू लिक्विड फेज ट्रांजिशन के यही एक ऑर्डर दिया हुआ है ना, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ पे टेम्परेचर कम, ठीक है।
तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लूइडिटी क्या होगी, यहाँ पे फ्लूइडिटी कम होगी, यहाँ पे फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। तो हमें ऑर्डर क्या देना है, और हमें ऑर्डर किस तरह से बनाना है कि फ्लूइडिटी लो फ्लूइड टू हाई फ्लूइड, ठीक है। तो मतलब अब हमें ये चेक करना होगा कि फ्लूइडिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो एक सीधा सा एक ट्रिक होती है कि फ्लूइडिटी जितनी ज़्यादा फ्लूइडिटी मतलब जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स, फ्लूइडिटी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डबल बॉन्ड की, ठीक है। डबल बॉन्ड, जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स मतलब उतनी ही ज़्यादा फ्लूइडिटी, जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड उतनी ही ज़्यादा फ्लूइडिटी, ठीक है। तो अगर हम देखें ये वाले फैटी एसिड्स में एक इसमें है, एक इसमें क्या प्रेजेंट है, DO, ठीक है, डाई ऑलॉइल। एक क्या है DP, और दूसरा क्या है DS, और तीसरा क्या है PO, राइट। सो DO डाई ऑलॉइल, इसमें क्या होता है 18 ऑलॉइल मतलब 18 के दो फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, और इसमें कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। क्यों क्यों क्योंकि ओलिक एसिड है, ठीक है, एक ओलिक में एक डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डाइऑलॉइल है मतलब दो ओलिक एसिड और दो ही डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो 18 कितने हो गए 36, तो यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने हो गए 36, राइट। तो यहाँ पे DP डाई पाल्मिटॉइल का कितना जो है होता है कितना 16, राइट। तो 16 हो गए 32, और इसमें डबल बॉन्ड्स कितने होते हैं 0, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, ये सैचुरेटेड है। और दूसरा है डाइस्टेरिक, ये भी सैचुरेटेड है, इसके कितने कार्बन एटम्स होते हैं 18, मतलब ये भी 36, और इसमें जो डबल बॉन्ड है वो नहीं होता। ये पाल्मिटॉइल और स्टीरिक, ये इसमें डबल बॉन्ड नहीं होते, ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है। ये क्या है पाल्मिटो ओलिक मतलब इसमें एक पाल्मिटॉइल है एक ओलिक एसिड है। तो इसका मतलब इसका एक 16 और एक 18 कार्बन का होगा, तो कितने हो गए इसमें 34, राइट 34। और इसमें डबल बॉन्ड कितने हो गए, इसमें एक ही ओलिक है तो इसमें डबल बॉन्ड कितने हो गए एक। तो हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना होता है कि सबसे ज़्यादा जो डबल बॉन्ड है, सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड किस में प्रेजेंट है। देखो ओलीक में सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये डाई ओलीक यहाँ पे, और O, जहाँ जहाँ भी O आएगा मतलब वो लास्ट में आएंगे, ठीक है। अब यहीं से ऑप्शंस जो हैं वो दो एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो ओलीक जो है लास्ट में दो ओलीक आने चाहिए, PO DO PO यहाँ पे है, DO DS ये नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। PO DS नो, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। लास्ट में आपके DO ओलीक वाला और PO ये ओलीक वाला, ये दो आने चाहिए। तो आपके जो एक सेकंड और थर्ड ये वाले दो ऑप्शन में रहते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर किसका ज़्यादा मतलब किसकी फ्लूइडिटी कम। तो जिसकी फ्लूइडिटी सबसे कम होगी, जिसके सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, उसकी फ्लूइडिटी कम होगी, स्टीरिक और पाल्मिटिक। अब इनमें हमें देखना है कि अब इन दोनों में 0 डबल बॉन्ड्स हैं। अब दूसरा डबल बॉन्ड के बाद जो हम चीज़ देखते हैं दैट इज कार्बन एटम्स। अब जिसमें कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं उसकी फ्लूइडिटी क्या है, कम है, ठीक है, क्योंकि फ्लूइडिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कार्बन एटम्स की, जितना ज़्यादा कार्बन एटम्स उतनी फ्लूइडिटी कम होती जाती है। तो कार्बन एटम्स अगर हम देखें तो स्टीरिक एसिड के कार्बन एटम्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 18 है, और पाल्मिटिक के कितने हैं 16 है। तो इसका मतलब इसका क्या है, कार्बन एटम ज़्यादा है, इसकी फ्लूइडिटी कम होगी, ठीक है। इसकी फ्लूइडिटी कम मतलब इसका सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा। जो स्टीरिक है इसका सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा, तो सबसे ज़्यादा किस में है वो सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। क्या है कि जेल टू लिक्विड फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लूइडिटी पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये किस में होगा, जिसकी फ्लूइडिटी सबसे कम होगी, जिसकी फ्लूइडिटी सबसे कम होगी। और फ्लूइडिटी सबसे कम किस में होती है, जिसमें लेंथ सबसे ज़्यादा है, जिसमें लेंथ सबसे ज़्यादा है और जिसमें सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और जिसमें लेंथ ज़्यादा है, तो वो क्या है, स्टीरिक है। इन चारों के कंपैरेटिवली जो डाई स्टीरिक है ये 18 कार्बन का है, और इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये सैचुरेटेड है, तो इसमें सबसे कम फ्लूइडिटी होगी और इसका सबसे ज़्यादा फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर 2।
नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम डिफर इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, सो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, इसमें प्रोटॉन्स में नो, ये तीनों में प्रोटॉन कितने होते हैं 1, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है न्यूट्रॉन्स में. इसमें डिफरेंस किसमें होता है न्यूट्रॉन्स में. सो इट्स बी ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज incorrect. Next is both deuterium and tritium are radioactive and decay to hydrogen and deuterium. ये दोनों रेडियोएक्टिव है, यस रेडियोएक्टिव हैं, एंड डिके टू हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, और इनका डिके होता है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में. नो, डिके कैसे होता है, दिस इज ड्यूटेरियम दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्रीटियम. ठीक है, दिस इज ड्यूटेरियम. ड्यूटेरियम किस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, और ये ट्रीटियम है, ट्रीटियम का डिके किस में होता है हीलियम में. सो ये वाली जो स्टेटमेंट होगी ये आपकी इनकरेक्ट होगी. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी. नेक्स्ट इज ट्रीटियम इज रेडियोएक्टिव एंड डिकेज टू हीलियम. यस, ये करेक्ट है, बी करेक्ट थी, डी करेक्ट है. नेक्स्ट इज कार्बन 14 डिकेज टू नाइट्रोजन 14. नेक्स्ट इज कार्बन 14 डिकेज टू कार्बन 13. सो कार्बन 14 का डिके किस में होता है, कार्बन 14 का डिके होता है नाइट्रोजन 14 में. कार्बन 14 का डिके होता है नाइट्रोजन 14 में. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ई. ठीक है, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ई. इसमें और क्या था करेक्ट, बी और डी. बी, डी एंड ई ये कौन से ऑप्शन में है, आंसर नंबर 2. सो इट्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर अ रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियसली द फ्री एनर्जी चेंज मस्ट बी नेगेटिव. यस, सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में फ्री एनर्जी चेंज हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है. ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है. हमें क्या पता करनी है, ऑल रॉन्ग स्टेटमेंट्स. ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट्स पिक करनी है. सो दिस इज करेक्ट, तो हमें करेक्ट वाली को टिक कर लेंगे. द इंटरेक्शन बिटवीन टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द गैसियस स्टेट इज प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है, अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होती है, आयनिक इंटरेक्शन. ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हमें देखने मिलेगी. सो इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है. सो इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं होती. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज बाय नोइंग बॉन्ड एनर्जी इट इज पॉसिबल टू डिड्यूस वेदर द बॉन्ड इज कोवेलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड. यस, जो बॉन्ड एनर्जी होती है, देखो जो कोवेलेंट बॉन्ड के केस में बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड के केस में बॉन्ड एनर्जी इतनी होती है. ठीक है, इतनी 15 to 170. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में बॉन्ड एनर्जी लो होती है, वीक बॉन्ड होता है 1 to 12. सो बॉन्ड एनर्जी से हमें आइडिया हो जाता है कि जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है या हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक है, सो दिस इज इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. ए इज ऑल्सो करेक्ट, बी इज नॉट. नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन अ फोल्डेड ग्लोब्यूलर प्रोटीन. फोल्डेड प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, अब ये फोल्डेड प्रोटीन है, इसके अंदर फोल्डेड प्रोटीन के अंदर जो इंटरेक्शंस होती हैं दैट आर हाइड्रोफोबिक. ये हाइड्रोफोबिक कोर रीजन होता है और इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं, और बाहर क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो फोल्डेड प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. B and D are incorrect, so its correct option is 4. Next is the following are 4 statements on peptide or protein conformation. So 4 statements hai, again it's on Ramachandran plot. Ramachandran plot is very important for CSIR exam point of view. So first A statement is glycine has the largest area of conformationally allowed space in Ramachandran plot. Yes, तो सबसे अलाउड जो लार्जेस्ट एरिया अलाउड होता है वो किसके लिए होता है, ग्लाइसिन के, क्योंकि इसमें कोई साइड चेन नहीं होती और इसमें मैक्सिमम, इसमें कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती और मैक्सिमम रोटेशन जो है वो पॉसिबल होती है. ठीक है, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज a 20 residue peptide that is acetylated at N terminus and amidated at C terminus has phi angle इतना और psi angle इतना. ठीक है, for all the residues it can be concluded that conformation of the peptide is helix turn strand. so देखो ये है आपका कोई भी पेप्टाइड है. ठीक है, उसका डायहेड्रल एंगल जो है वो कितना आया, माइनस माइनस. ठीक है, माइनस इन द सेंस -60. सो दिस इज फाई, यहाँ पे होता है फाई एंगल, यहाँ पे है साई एंगल. ठीक है, सो ये क्या है इसका नेगेटिव रीजन, ये क्या है इसका नेगेटिव और ये क्या है इसका पॉजिटिव. ठीक है, तो
मतलब इस एरिया में, इस रीजन में अगर आपका पेप्टाइड आता है तो वो हेलिक्स टर्न हेलिक्स होता है, ये कंपल्सरी। इससे हम मतलब कोई भी एंगल जिसका इतना हो तो हम उससे ये कंक्लूड कर लें कि उसका हेलिक्स टर्न स्ट्रैंड ही है कॉन्फर्मेशन। नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो क्या होता है, देखो टर्न्स होते हैं, तो इस रीजन में जो मैक्सिमम आते हैं, इस रीजन में क्या होते हैं, इस रीजन में होते हैं राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और टर्न्स भी होते हैं, बट इससे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये हेलिक्स टर्न स्टैंड ही है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, this statement is wrong statement. A is correct statement. The allowed regions for alpha psi for amino acids in a protein are not valid for short peptides. No, short peptides के लिए भी valid होते हैं allowed values, ठीक है। So this is also wrong statement. Next is a peptide acetyl, this adopts a well defined beta turn. The dihedral angle determine the type of beta turn, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस दी हुई है, इसमें क्या है, ये बीटा टर्न को अडॉप्ट करता है, ठीक है, और डायहेड्रल एंगल जो होगा इसका वो डिटर्मिन करेगा कि बीटा टर्न की टाइप क्या है। सो यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि डायहेड्रल एंगल से हमें आइडिया हो जाता है कि वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, कौन सा वाला बीटा टर्न है, ठीक है। सो डी एंड ए बोथ आर करेक्ट ऑप्शन, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी 3. Next is a researcher investigated a set of conditions for a protein. So एक प्रोटीन के लिए कंडीशन सेट करता है एक रिसर्चर विद एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6.5. एक प्रोटीन है जिसका कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 6.5 एंड ऑल्सो बाइंड्स टू कैल्शियम, और कैल्शियम से वो बाइंड करता है, ठीक है, और ऑल्सो बाइंड्स टू कैल्शियम. दिस प्रोटीन वॉज सब्जेक्टेड टू 4 ट्रीटमेंट्स. तो उस प्रोटीन के साथ 4 ट्रीटमेंट्स किए गए. फर्स्ट इज pH 6.4, ठीक है, उसकी pH 6.4. देन मतलब कोई सोल्यूशन जिसके कि pH 6.4 हो उसके साथ उसका ट्रीटमेंट दिया गया. नेक्स्ट इज 10% ग्लिसरॉल के साथ. थर्ड इज कैल्शियम क्लोराइड के साथ. फोर्थ इज 40% अमोनियम सल्फेट के साथ, ठीक है. सो ये 4 सोल्यूशंस के साथ उसका ट्रीटमेंट दिया. देन उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है, और उसके बाद जो सुपरनेटेंट आया उसमें प्रोटीन को एस्टिमेट किया कि उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है. तो ये रिजल्ट्स आए फॉलोइंग ABCD. किसी में प्रोटीन की इतनी है, किसी में इतनी कम हो गई, ठीक है, किसी में इतनी हो गई, किसी में थोड़ी कम हो गई, किसी में बहुत कम हो गई. तो क्या मतलब किस सॉल्यूशन के ट्रीटमेंट देने से सॉल्युबिलिटी जो है किसके ट्रीटमेंट देने से जो प्रोटीन की सुपरनेटेंट में जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, ठीक है. तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है. सो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, pH 6.4. सो जिसमें देखो pH इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है 6.5. सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. सो अगर हम 6.4 जो कि बिल्कुल नियरेस्ट है 6.4 pH वाले सॉल्यूशन के साथ उसका ट्रीटमेंट देंगे, अगर उसकी pH इतनी हो जाती है 6.4 के आसपास 6.5, तो क्या होता है वो प्रोटीन सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जिससे कि अगर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सुपरनेटेंट में उसकी जो एस्टिमेशन आएगी, प्रोटीन की क्वांटिटी आएगी वो कम आएगी, ठीक है. सो फर्स्ट जो आपका होगा pH वाला, ठीक है, उसमें क्या होगा pH की क्वांटिटी कम आएगी. pH की सॉरी जिसमें हम pH का ट्रीटमेंट देंगे 6.4 उसमें क्या आएगी, प्रोटीन की कम आएगी, मतलब इसमें प्रोटीन कम हो जाएगा pH के केस में, ठीक है. अनदर वन इज ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल के देने से क्या होता है, ग्लिसरॉल के देने से प्रोटीन जो है वो कम नहीं होता, ये क्या करता है, प्रोटीन का एक तरह से स्टेबलाइजर होता है, ठीक है. सो इससे प्रोटीन को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट इज कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड, अब अनदर पॉइंट हमने क्या देखा था, ऑल्सो बाइंड्स टू कैल्शियम. अब हमने कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया और जो प्रोटीन है वो कैल्शियम के साथ बाइंड भी करता है, तो क्या होगा उससे ऐड करने से अगर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे भी तो सोल्यूशन में क्या होगा कि कैल्शियम क्लोराइड तो है ही, तो प्रोटीन उसके साथ ही बाइंड करेगा, तो उसमें मैक्सिमम प्रोटीन जो है वो उसमें आएगा, ठीक है, मैक्सिमम प्रोटीन जो है वो सुपरनेटेंट में आएगा. तो ये वाला जो आपका हो सकता है ए वाला, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है. ये जो दो कम है इसमें एक pH हो सकता है. सो नेक्स्ट क्या देखेंगे, अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट
का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है, ठीक है। अगर ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देगा तो सेंट्रीफ्यूगेशन में वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और सोल्यूशन में प्रोटीन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में भी कम हो जाएगा, मतलब बी और डी जो होंगे, बी और डी ये या तो पीएच होंगे या फिर अमोनियम सल्फेट होंगे। बी और डी में देखें, बी क्या है इसमें ग्लिसरॉल और डी क्या है कैल्शियम क्लोराइड। नो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बी क्या है ग्लिसरॉल और डी क्या है PH6.4। ये भी गलत है क्योंकि सी अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेट कर देता है, तो इसमें बड़ा दिख रहा है हमें। नो। नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड वाला, इसमें बी क्या है कैल्शियम क्लोराइड। बी कैल्शियम क्लोराइड हो ही नहीं सकता क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड में ज़्यादा हो जाएगा, सुपरनेटेंट में ज़्यादा आएगा, एस्टिमेशन जो प्रोटीन की वो ज़्यादा आएगी अमाउंट। सो ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट अगर हम देखें तो ए क्या है कैल्शियम क्लोराइड, ए क्या है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें ज़्यादा है। बी क्या है PH6.4, यस इसमें कम होती है। सी क्या है ग्लिसरॉल, इसमें थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में क्या होता है कि प्रेसिपिटेट कर देता है, इसमें भी कम हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा आपका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, ठीक है। बायोसिंथेसिस, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बार रिपीट हुए हैं लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप उठा के देखोगे तो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये चेन आपको दी हुई है प्यूरिन की जो, और इसमें क्या है कि इसके सोर्स क्या है, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन जो है उसका सोर्स क्या है, कौन से जो हैं ये अमाइनो एसिड से बने हैं। तो देखो इसमें ये जो होते हैं 3 and 9, ये वाला जो है, ये वाला जो नाइट्रोजन होता है ये किससे होता है, एस्पार्टेट से, ठीक है। ये वाला किससे होता है, एस्पार्टेट से। और ये वाला जो है 4, 5 and N7 ये होता है ग्लाइसिन से, ये होता है ग्लाइसिन से। और ये 3 and 9 ये जो आप देख रहे हो ये किससे वो बनते हैं, ये बनते हैं ग्लूटामेट से, ठीक है, ग्लूटामाइन से, सॉरी। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये और ये ग्लूटामाइन से, ये आपका ग्लाइसिन से, ये वाला आपका एस्पार्टेट से, ठीक है। तो ये वाला आपका THF टेट्राहाइड्रोफोलेट से, ये भी आपका टेट्राहाइड्रोफोलेट से। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये दो ग्लूटामाइन से, ये वाला ग्लाइसिन से, और ये वाला नाइट्रोजन जो है ये वाला एस्पार्टेट से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दिस N1 फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड, N1 फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड, N3 and 9 फ्रॉम ग्लूटामीन, N7 C4 and 5 from glycine. So its correct option will be second. Next is last question. A researcher was investigating the substrate specificity of two different enzymes X and Y. So ये substrate specificity को देख रहा है एक researcher X and Y on the same substrate, ठीक है। ये दो enzymes हैं X and Y, इसकी specificity देखनी है उसने same substrate पे। Both enzymes were subjected to treatment with either heat और an inhibitor which inhibits enzyme activity. So दोनों एंजाइम्स के साथ ट्रीटमेंट दिया, हीट का ट्रीटमेंट दिया और इनहिबिटर का ट्रीटमेंट दिया जिससे कि एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिट हो जाए। सो ये रिजल्ट्स आए। ए वाली जो पीक है ये है इनहिबिटर वाली, ठीक है। ए वाली जो पीक है इनहिबिटर वाली, बी वाली जो पीक है ये हीट ट्रीटमेंट की और सी वाली कंट्रोल की। ये प्रोटीन एक्स और प्रोटीन वाई, ठीक है। सो देखो क्या हुआ कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, ये सी वाली अगर हम पीक देखें कंट्रोल वाली, तो दोनों में ही क्या हो रहा है कि एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो वैसे वैसे एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं सबस्ट्रेट के लिए, तभी तो एक्टिविटी इंक्रीज हुई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से। तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है कि दोनों के दोनों जो एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक हैं सबस्ट्रेट के लिए। अगर स्पेसिफिक नहीं होते तो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से बाइंड ही नहीं करता और एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती ही नहीं, ठीक है। सो अगर एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स बोथ आर स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी this one, third, both X and Y are specific for substrate. So its correct option will be option number 3. Okay guys, thank you so much for watching this video. अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।